अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत दिन के बाद मुलाकात करने का इरादा किया है। तो आज की इस वीडियो में हमें पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत करना है। तो पिछले मैं अब तक तो 15 वीडियो डाल चुका हूँ। उन 15 वीडियो में हिस्ट्री जियोग्राफी के लेसन्स भी दो लेसन्स कंप्लीट हुए हैं और पॉलिटिकल साइंस का इंडेक्स कंप्लीट हुआ है। अब आगे की जो वीडियो हैं वो पॉलिटिकल साइंस के बेस पर 2 लेसन कंप्लीट होने तक भी क्या है पॉलिटिकल साइंस की वीडियो रहेंगे। सर हमको ये कैसे पता कि ये हिस्ट्री का है? वहाँ तो मैं लिखा हुआ हूँ नीचे बाजू पार्ट लेसन 1 पार्ट लेसन 2 ऐसा कुछ लिखा हुआ हूँ। उसके साथ साथ में मेरे प्लेलिस्ट में मेरे चैनल में जब जाते ना होम, उसके बाद में प्लेलिस्ट रहते हैं ऊपर बाजू, वो प्लेलिस्ट के ऊपर अगर क्लिक करें तो हिस्ट्री के अलग से, पॉलिटिकल साइंस के अलग से और जियोग्राफी के अलग से मैं कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक आपसे अपील है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है, पहला लेसन है द डेवलपिंग स्टेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द डेवलपिंग स्टेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस लेसन को और नाम से भी हमें जानते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डेवलपिंग स्टेज भी वही है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो दोनों भी एक ही लेसन है। तो उसके अंदर सही हेडिंग डालो। तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड जानना है तो इंडिया की थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानना है, तो वो देखेंगे हाउ द ब्रिटिश एम्पायर कैन इनटू द पावर एग्जिस्टेंस। हमारे पास ब्रिटिश रूल कैसा आया पहले से देखना है। क्यों ब्रिटिश रूल ही क्यों आना है? क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहीं से स्टार्ट होता है। जितनी भी हिस्ट्री ले लो, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किंग था, वो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी हुकूमत करता था। लेकिन ब्रिटिश जब आते हैं तो वहाँ पे एक्ट आना शुरू करता है, रेगुलेटिंग एक्ट, वो अलग अलग टाइप के एक्ट्स आते हैं। वही एक्ट से आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे इन एक्ट्स के चंद पॉइंट्स को डाला गया है। तो देखते जाओ क्या है ये हाउ टू एग्जिस्टेंस। तो उसके अंदर ब्रिटिश एम्पायर डाल दिया बड़ा हेडिंग, उसके अंदर एक स्मॉल हेडिंग आएगा यूरोपियन हु अराइव्ड टू इंडिया। वो कौन कौन से यूरोपियन हैं जो हिंदुस्तान को आए थे, और कौन कौन यहाँ पे बचे और कौन कौन यहाँ से निकल गए। In the year 1498, the first new sea route found by a French navigator, a French sailor, वास्को डी गामा। 1498 के अंदर वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान को एक नया सी रूट स्टार्ट कर दिया। उससे पहले यूरोपियन नहीं आए थे हमारे हिंदुस्तान को, यूरोपियन सी रूट से ही आते हैं। ओके, तो पॉइंट पूरा क्या है? इन 1498 वास्को डी गामा वाज सर्च न्यू सी रूट टू इंडिया which enabled to the Europeans to enter in India। वो हेल्प करता है, उनको एनेबल करते कि वो इंडिया में आ सकता है। इंडिया को आने के लिए उनको हेल्प करते वो सी रूट। अब उसके अंदर कौन कौन आए? तो नंबर ए पोर्चुगीज। पहले कौन आते हिंदुस्तान को? पोर्चुगीज। उनके अंदर क्या पॉइंट लिखना है? पोर्चुगीज वाज द फर्स्ट यूरोपियन हु अराइव टू इंडिया फॉर द बिजनेस। जितने भी यूरोपियंस हमारे पास आते हैं, सभी यूरोपियंस बिजनेस का इंटेंशन रख लिए कि ही आता है, लेकिन यहाँ पे आके बिजनेस छोड़ के दूसरा काम करते हैं। लेकिन अंग्रेज़ा क्या करते हैं? आपको बिजनेस ही करते हैं, लेकिन बाद में इंटरफेयर करते हैं तो कामयाब होते हैं। Portuguese were first European who came to India for the first time for the business.
तो नेक्स्ट क्या वो और क्या याद रखना है इनके बारे में बोले तो पोर्चुगीज ऑल्सो लास्ट यूरोपियन टू लीव द इंडिया। फर्स्ट यूरोपियन भी उन्होंने ही आए हिंदुस्तान को आने वाले, और हिंदुस्तान को छोड़ के वापस जाने वाले लास्ट यूरोपियन भी पोर्चुगीज हैं। इन द ईयर 1961 द पोर्चुगीज रिमूव्ड फ्रॉम द इंडिया। उनको रिमूव किया जाता है हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से उनको क्यों रिमूव किया जाता है? क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद हुए रहता है। द इंडियन आर्मी रिमूव्ड क्विटिंग टू द पोर्चुगीज फ्रॉम द गोवा। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय से इनको क्या है, उन्होंने यहाँ से रिमूव करता। दिस डे जो इनको निकाला गया, दिस ऑपरेशन ऑल्सो नोन एज द लिबरेशन ऑफ द गोवा। गोवा का लिबरेशन भी कहा जाता है उसे। गोवा की आज़ादी का दिन भी कहा जाता है 1961 आज़ादी का ईयर। अब इनके बाद में आने वाले यूरोपियंस कौन है? डचेस। ये जो डचेस यूरोपियंस हैं, डचेस आर बिलोंगिंग्स फ्रॉम द कंट्री हॉलैंड और नेदरलैंड। हॉलैंड को और एक नाम नेदरलैंड, जैसा कि इंडिया का नाम हिंदुस्तान है, हॉलैंड का नाम नेदरलैंड भी कहा जाता है। वहाँ से रहने वाले थे डचेस। तो डचेस आर द सेकेंड यूरोपियन हु अराइवल टू इंडिया फॉर द बिजनेस। उन्होंने आने वाले सेकंड है, बिजनेस को आने वाले सेकंड लोग हैं। तो इन्हों आने के बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अंग्रेज़ों को देखते हैं। उन्होंने आपको क्या करते हैं, देखो अंग्रेज़ा इनके सी बाद में आते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों का सिस्टम देखते हैं कितना सिस्टमेटिक है। बाद में इनको रियलाइज़ होता है, व्हेन दे रियलाइज दे एस्टैब्लिश्ड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर ऑफ 1602 1602 के अंदर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो नोन एज यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बहुत दम एग्जाम में पूछा था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बोले तो वेकेज, और यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बोले तो वेकेज। तो ये हर चीज़ में ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आ रहा है? क्योंकि यूरोप के ईस्ट में इंडिया है, इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज़ इंडिया को ईस्ट इंडिया पुकारते हैं। तो हमको यूरोपियन कंट्रीज़ कौन से डायरेक्शन में होते हैं? वेस्ट में होते हैं, हम उधर साइड। उन्होंने हमको क्या बोलते हैं? ईस्ट वाले बोलते हैं। डचेस होने के बाद में, उसके बाद में आते हैं गोरेला, फिरंगीज, ब्रिटिशर्स। They are third European who arrival to India for the business. The Britishers so intelligent. They pre-planned. They came to India with pre-planned. Pre-planned से उन्होंने इंडिया को आते हैं। क्या pre-planned है? They established the British East India Company in the year 1600 and 1600 on December 31. After that, they had the permission from the England Queen Elizabeth for the 15 years. After that, they come to India. देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में है, लेकिन डच ब्रिटिश पहले आने वाले हैं। तो पहले आते जब कुछ बिजनेस करने के लिए आए रहते। इनका सिस्टमेटिक वे देखो, उन डच ईस्ट इंडिया कंपनी खोलता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे नहीं आते, जब भी सिस्टमेटिक ले आते हैं। क्या आते हैं? 1600 के अंदर December 21 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं। इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, नॉट ए गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट कंपनी बना के एक बड़ा सा ग्रुप लोगों को, बिजनेस वाले मिला को क्या है,
रानी एलिजाबेथ से 15 ईयर की परमिशन लेके हिंदुस्तान को आते। क्लियर हो? आते हैं तो आगे चल कर क्या है, उन्होंने 15 ईयर्स के बाद में ब्रिटिश इसके अंदर दे रूल्ड इंडिया। आफ्टर दे रूल्ड इंडिया, पहले ब्रिटिश इज अर्लियर ब्रिटिश इज वेयर focus on the business, only business. After that, they analyze the position of the Indian kings. Indian kings की position क्या है, उनका status क्या है, इसे analyze करते। एनालाइज करके क्या करते हैं, हाँ इनके हाथ से कुछ नहीं होता बोल के क्या है, जब पॉलिटिकली हाथ डालते हैं। लेकिन बाकी के यूरोपियंस ऐसा नहीं, आने के बाद में उनको सामना करना कोशिश करते हैं जब किंग्स उनको मार के भगाते हैं। लेकिन ऐसा इंडिया के, ऐसा क्या है, ब्रिटिश के अंदर नज़र नहीं आता। सॉरी फ्रेंड्स, फ्लाइट मोड में डालना है। ओके, ये ध्यान से रखो, ये जितना नहीं समझ में आता है इसके बाद में आपको नहीं समझ में आएगा। अब रहा फ्रेंचिस की बात। फ्रेंचिस का तो छोड़ो ना को, क्या है, दे आर लास्ट यूरोपियन अराइवल टू इंडिया। इंडिया को आने वाले लास्ट यूरोपियन है एंड लास्ट यूरोपियन who arrived to India and fourth European who arrived to India. Fourth European है, last 4 number की European है, last European arrival to India for the business. They are came to business and in the year of 1664 के अंदर they established the French East India Company, but it is a government company। देखो, उनकी प्राइवेट कंपनी थी, इनकी गवर्नमेंट कंपनी थे, इसीलिए तो वो कामयाबी ये नहीं हुए। हर एक में सरकार इनका खींचातान करते थे। ये पॉइंट याद रख लो। फाइनली they were confined to Pondicherry in the year of 1954 by Indian government, okay, comma, Indian government captured the Pondicherry and drove to Frenches from the Pondicherry। ड्रॉव मतलब ढकेलना, वहाँ से उनको भगाते 1954 के अंदर इनको भेजा जाता। अब नेक्स्ट साइड हेडिंग, ब्रिटिश डोमिनेंट इन इंडिया। डोमिनेशन कैसा उन्होंने उभर के आए हिंदुस्तान के अंदर, डोमिनेशन। तो पहला पॉइंट लिखो, द ब्रिटिश हु केम टू इंडिया फॉर बिजनेस पर्पस फाउंडेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 31st December in 1600 CE फॉर द बिजनेस। तो आने के टाइम को उन्होंने बिजनेस के लिए आते हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी खोलता है। And they had the permission for the 15 years by the British Queen Elizabeth फर्स्ट। हाँ, सेकेंड अब जिंदा है, लेकिन एलिजाबेथ फर्स्ट थी उस टाइम में। लास्ट में अब एक पॉइंट, दे चार्टर और परमिशंस, दिस चार्टर और परमिशंस, उन्होंने 15 साल की परमिशन लाए थे, 15 साल के बाद में फिर रिन्यू करना चाहिए सर। ऐसा रिन्यू जब करने जाते थे, उन्होंने एक एक्ट दे के भेजते थे, तुम ऐसे एक्ट के हिसाब से इंडिया में रूल करो तुम्हें बोल रहे। तो दीज चार्टर्स और परमिशंस enabled the British to do business in India and to rule in India। पहले ये एक्ट्स उनको बिजनेस कैसा करना था उसके ऊपर पाबंदी के साथ आते थे। जैसा उनको पता हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर थोड़े प्लेस कैप्चर कर रहे, तो वो चार्टर रूल करने के एक्ट्स बन के चेंज होना स्टार्ट किया। तो ऐसे कौन से एक्ट्स हैं, तो लिस्ट बनाओ, एक्ट्स एनेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट से एनेक्ट करने वाले एक्ट कौन से हैं? तो आप बोलते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट प्राइवेट गवर्नमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट है, तो फिर गवर्नमेंट का रूल कैसा क्या फॉलो करता है?
प्राइवेट हो तो भी गवर्नमेंट का रूल फॉलो करना पड़ता है कुछ जगह में। तुम्हारे फ़ायदे में तुम्हारे बेचने के रेट के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन उसके कुछ हदूद हैं, उस वैसा क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे हैंडल करता रहता है। तो 15 साल की परमिशन, फिर 10 साल, फिर 10 साल, ऐसे परमिशन देते जाते रहते। पहले बिजनेस के लिए परमिशन देते रहते, बाद में रूलिंग करने के लिए परमिशन देते। तो एक्ट्स लिख लो, एक्ट्स एनाक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फर्स्ट देखो इजीली पॉइंट है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पहले नाम लिखो उसके बाद में डेट लिखो। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स PITS, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद में 1793 चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, 1853 चार्टर एक्ट। हमारे पास चार चार्टर एक्ट्स आते हैं। उसके बाद में हम कंटिन्यू करो, से लिस्ट हो जाए। 1858 इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, और मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, और मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के नाम से भी ये एक्ट को जानता है। नेक्स्ट 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट, अनदर नेम ऑफ 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट इज माइंटिगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। नेक्स्ट उसके बाद में 1927 साइमन कमीशन, 1928 नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्रॉम द 1932 TO2 1932 तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलते हैं। उसके बाद में फाइनली द बेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आता है, 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आता है। उसके बाद में लास्ट एक एक्ट हमें, उसके बाद में 2 कैबिनेट मिशन 1942, क्रिप्स मिशन 1942, 1946 कैबिनेट मिशन, फाइनली 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इतने एक्ट पढ़ना है हमें, ये डेवलपिंग स्टेजेस हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ नहीं बना। हाँ, ये याद रखो कि 75% ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी फ्रॉम द 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द बेसमेंट और फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। But all of these acts helping and advised to the framing of the Indian Constitution, Indian Constitution को फ्रेम करने के लिए एडवाइस भी किए हैं। ये इसकी चीज है। अब इन एक्ट्स को तुम्हें लिख लिया, तो दीज एक्ट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वाई? तो बहुत बड़ा गेम है, याद रख लो क्या गेम है। फर्स्ट कैटेगरी ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट्स। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, जैसा फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वार हुए तो इंडिया का पूरा रूल क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक हिस्सा बन जा छोड़ता है। तो ये डिवाइड 2 करते हो। तो अब बचे कहाँ से कहाँ तक के रूल हुए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 के चार्टर एक्ट तक जितने एक्ट आते हैं, लिस्ट बनाना तुम्हें तुम्हारे नोट्स में, एक्ट आते हैं वो क्या है, दीज आर दीज एक्ट्स एनेक्टेड बाय द कंपनी। परमिशन तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रहती है, लेकिन रूल्स इन्हों बनाए रहते थे नहीं।
नेक्स्ट जो दूसरा है ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट, दीज एक्ट मेड फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड रूल फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट। द ड्यूरेशन ऑफ दीज एक्ट्स 1858 एक्ट टू 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, वहां तक था। ऐसा हमें एक्ट बना देते हैं। अब पहला कंपनी एक्ट्स डालो, कंपनी के एक्ट्स डालो, कंपनी के एक्ट्स देखते जाएंगे, जैसा कंपनी के एक्ट खत्म होते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्ट देखते हैं। तो याद रखना 1857 के सिपाही म्यूटिनी तक गवर्नमेंट पूरी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। जैसा म्यूटिनी खत्म होते हैं विक्टोरिया क्वीन अनाउंसमेंट होता है, जिसे ही हमें 1858 का इंडियन काउंसिल एक्ट बोलता है, दो नाम से पुकारते हैं उसे। वहाँ से पूरे इंडिया की जो जिम्मेदारी है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया, पूरा ट्रांसफर टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंडिया इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। जब तक उससे पहले सिर्फ कंपनी देखा करती थी। क्लियर है? तो आगे आगे मेरे साथ जुड़े रहिए, 100% सभी को समझा के रहूँगा। पहला एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ये कई बारे में लगाती हैं। क्या है इसका मेन पर्पस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। सॉरी, पहले पर्पस लिख, पहले थोड़े पॉइंट्स लिख लो, उसके बाद में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। थोड़ा देखना पड़ता है क्योंकि इंग्लिश है, सेंटेंस कुछ आगे पीछे ना हो जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट regulated the company for first time by passing regulating act 1773 तक। यहाँ पे तुम्हें क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट सर तक नहीं खराब कर लेती। आने का कब ब्रिटिश सर 1600 के अंदर, 1773 तक 173 ईयर तक ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर रेगुलेट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नहीं रेगुलेट, उनको कंट्रोल ही नहीं करते, अपने दिल को जैसा आते वैसा कर लो बोलते हैं। लेकिन इन द ईयर ऑफ 1773 द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट जैसा पास होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन रेगुलेटेड टू द कंपनी, उसे कंप्लीट कंट्रोल में रख ले छोड़ूंगा। एक पॉइंट। नेक्स्ट अनदर पॉइंट, इट इज द फर्स्ट स्टेज और फर्स्ट स्टेप ऑफ द इंडियन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट का पहला स्टेज है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। तुमने को वापस ये डेट याद करा रहा हूँ, ये रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पिछले क्वेश्चन पूछा गया। अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एक्ट ऑफ द एक्ट, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखो पहले एक नॉर्मल सी चीज़ मैं बताता हूँ, उसके बाद में पॉइंट्स लगाता हूँ। ब्रिटिश रेगुलेटिंग जब एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैन रूल्ड इन द 3 पार्ट्स। These 3 parts are called provinces of the British। 3 parts, 3 provinces पुकारते थे। एक कलकत्ता प्रोविंस, सॉरी बंगाल प्रोविंस, जिसका कैपिटल कलकत्ता था, बंगाल प्रोविंस। अनदर इज मुंबई प्रोविंस, अनदर इज मद्रास प्रोविंस, जो आज चेन्नई का जो इलाका है मद्रास प्रोविंस। ऐसा डिवाइड करते थे हिंदुस्तान, 3 इसमें, और तीनों जगह भी एक एक गवर्नर रखे थे। बंगाल का गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर है, गवर्नर जनरल नहीं है, याद रख लो। बंगाल का गवर्नर, ईस्ट इंडिया कंपनी सॉरी मद्रास का गवर्नर एंड बॉम्बे का गवर्नर, 3 प्रोविंस बनाए थे और 3 गवर्नर। ऐसी रूलिंग चली थी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एक्ट पास करी, तो उसका पहला कैरेक्टर क्या है देखो, दिस एक्ट मेक द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ देखो मैं तुमने बताया था इधर इधर इधर, ये आपका बंगाल है, ये बंगाल का गवर्नर। पहले याद रखो बंगाल सिर्फ छोटा हिस्सा नहीं है। आज का जो बंगाल है तो हमें बोलते हैं कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल मिला के बंगाल नहीं है, जबकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है।
उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये मेघालय, मिजोरम, जितने भी छोटे छोटे स्टेट है ना ईस्टर्न स्टेट, ये सभी मिला के एक बंगाल होता था। इसीलिए तो कामयाब हुए कम वक्त अंग्रेज, बिकॉज दे स्टार्ट देयर बिजनेस फ्रॉम द कलकत्ता। कलकत्ता इट इज द कैपिटल ऑफ द बंगाल। बंगाल मतलब उस टाइम का हाफ इंडिया था, तो बंगाल का गवर्नर था। तो ये एक्ट के हिसाब से उसे क्या बोलते हैं, दिस एक्ट मेक द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। ये गवर्नर जनरल का मीनिंग क्या है, तो गवर्नर बनाते हैं, इन दोनों गवर्नर को इसके अंडर में रखो। समझे क्या नहीं, 3 सीएम है समझो, तीनों सीएम के इसे पीएम बनाकर इनको सीएम बनाकर, तो मतलब क्या हुआ, इन्हें जैसा बोलते हैं इन्हों दो जने सुनना, इसकी परमिशन के बिना इन्हों कुछ करते नहीं, इनके सजेशन के बिना इन्हों कुछ नहीं कर सकता। क्लियर है। बंगाल का गवर्नर अब क्या बना, बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसे नोट कर लो, नोट तुम्हारे अलग एक अच्छे में। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द बंगाल, बट नॉट लास्ट गवर्नर, नॉट लास्ट गवर्नर। लास्ट गवर्नर कौन बन के आए रहते हैं, वारन हेस्टिंग्स आए रहता है, गवर्नर ऑफ बंगाल बन को आए रहते हैं। लेकिन ये रेगुलेटिंग उन्हें 1772 के अंदर आते हैं, तो उन्हें आने के एक साल के बाद में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट छोड़ते हैं, तो उन्हें गवर्नर, बंगाल का गवर्नर छोड़ को क्या बनते, गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल बनता। तो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वारन हेस्टिंग्स। देखो जो पहला गवर्नर है बंगाल का वो रॉबर्ट क्लाइव है, लास्ट गवर्नर वारन हेस्टिंग्स है, जो लास्ट है वही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। गवर्नर ऑफ बंगाल इज डिफरेंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज डिफरेंट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज डिफरेंट, वाइसराय आर डिफरेंट। तो अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूस एक के बाद में एक देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, वरना वो आपकी मर्जी बाकी। तो अभी आपको समझ में आया, ये बंगाल का गवर्नर इनको दो जने के सुप्रीम होके बैठा। तो दूसरा पॉइंट, लॉर्ड हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे, देखो मेन पॉइंट, द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंसेस वेर सबॉर्डिनेटेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। इनको सबॉर्डिनेट कर छोड़ते हैं, उनको सरेंडर कर छोड़ते हैं उनके हाथ में, ये एक्ट के हिसाब से। बिफोर दीज प्रोविंसेस आर इंडिपेंडेंट, बट आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर सबॉर्डिनेटेड टू द बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इससे पहले, रेगुलेटिंग एक्ट से पहले इसके कानून अलग थे, इसके कानून अलग थे, इसके कानून अलग थे, अपना अपना रूल करते चले जाते थे। लेकिन अब क्या करना है, यहाँ पे जो कानून है यहाँ भी वही रहना है, यहाँ भी वही रहना है। कोई एक्सक्यूज देना है तो तीनों जने मिक्स करके डिस्कशन करके ये पार्ट में दो, ये पार्ट में दो, ऐसा बजट बना सकते थे। नेक्स्ट, दिस एक्ट अलाउड टू एस्टैब्लिश दिस एक्ट अलाउड टू एस्टैब्लिश ए सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता, consisting of 1 chief justice another 3 judges, टोटल 4 मेंबर्स, 3 जजेस, 3 नॉर्मल जजेस और एक बड़ा जज, चीफ जज बना के 4 जने की मिलने वाली एक सुप्रीम कोर्ट बनाओ। कहाँ पे, कलकत्ता के अंदर। ये कहाँ पे बता रहे, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर बता रहा है। आगे वहाँ पे नीचे पॉइंट बता लो, बट इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1774 एंड वर्कड अंटिल 1862 तक वर्क करता है। आफ्टर क्या हो, आफ्टर दैट दिस सुप्रीम कोर्ट वाज कैंसल्ड एंड हाई कोर्ट सिस्टम हैज पास्ड इन 1862। इतना याद रख लेना है। नेक्स्ट, द फर्स्ट, अब बनाए तो चीफ जस्टिस, द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन है, तो कल तुमको एक क्वेश्चन पूछेगा, द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पूछा तो नावडेज कौन है उन्हें लिखना। सुप्रीम कोर्ट अगर बोल को नावडेज का इंसान नहीं दिया तो ये इंसान का नाम लिखना, उसका नाम क्या है, द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सर एलिजा इम्फा, सर एलिजा इम्फा।
ओके, क्लियर दैट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, दिस एक्ट कैंसल्ड द डबल गवर्नमेंट सिस्टम. क्यों? ये क्या है डबल गवर्नमेंट सिस्टम? नॉर्मली सिर खराब कर लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास भी अब डबल गवर्नमेंट का सिस्टम है. क्या है? सेंट्रल के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जैसा कि मोदी गवर्नमेंट है, स्टेट के अंदर एक स्टेट गवर्नमेंट है जैसा कि येडियुरप्पा की गवर्नमेंट है. ये डबल गवर्नमेंट सिस्टम है क्या नहीं? हाँ, तो वो गवर्नमेंट को, डबल गवर्नमेंट सिस्टम को कैंसिल करता है. तो एक्ट इनैक्टेड कौन करता है? तो याद रखो, इन द ईयर ऑफ 1765 रॉबर्ट क्लाइव वाज एनैक्टेड द डबल गवर्नमेंट सिस्टम इन द बंगाल प्रोविंस. बंगाल प्रोविंस के अंदर उन्हें कर को कहते हैं. तो इन्हें अब गवर्नर जनरल है, तो इस ऑर्डर में थे एक एक्ट के अंदर कैंसल दिस डबल गवर्नमेंट सिस्टम. डबल गवर्नमेंट सिस्टम को कैंसिल करो कर बोलता. तो बहुत दम पूछे क्वेश्चन, है याद रख लो. हु वाज कैंसल्ड द डबल गवर्नमेंट सिस्टम? तो वारन हेस्टिंग्स लिखना है. विच एक्ट कैंसल्ड द डबल गवर्नमेंट सिस्टम? रेगुलेटिंग एक्ट लिखना है. नॉर्मली चीज है, दूसरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर. कहानी पढ़ना है, कहानी के जैसा पढ़ना. नेक्स्ट वन, ये हुआ इतना काम डबल गवर्नमेंट सिस्टम. अब डबल गवर्नमेंट में तुम्हें बोल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है. उस टाइम में कहाँ था? नहीं था, सिर्फ बंगाल का गवर्नर था. तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कैसा था? उसका नाम क्या था? देखो, वहाँ पे दो गवर्नमेंट थे. डबल गवर्नमेंट मतलब एक दो राइट दिया गया था वहाँ. दो राइट. कौन सा? एक निजामत राइट, एक फौजदारी राइट. सॉरी, रेवेन्यू राइट. निजामत मतलब रेवेन्यू राइट एंड अनदर प्रोटेक्शन राइट. ये निजामत राइट मतलब क्या है? ब्रिटिश इसके अंदर था निजामत राइट. और जो प्रिवेंटिंग, जो क्या बोलते हैं उससे हमें, डिफेंस राइट जो है, डिफेंस राइट जो है वो किंग के पास रहता था, इंडियन किंग के पास रहता था. देखो क्या है बात यहाँ पे, जो ऊपर मलाई है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ है, जो दूसरा काम है वो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन किंग्स को. तो जो भी रेवेन्यू है वो कलेक्ट करने वाले कौन है? ब्रिटिशर्स. वो जनता को सिक्योरिटी देने वाले कौन है? वो नौकरों को पेमेंट देने वाले कौन है? किंग्स. तो खर्चे का खर्चा भी गया, आम के आम गुटलियों के दाम. इट इज़ अ डबल गवर्नमेंट सिस्टम. ओके, ये याद रख लो. पहली बात, इतना डीप एंड डिटेल कोई नहीं समझाएगा. ध्यान से पूरा वीडियो देख के लिख लो, पॉइंट बना लो उसे. निजामती राइट एंड प्रोटेक्शन राइट. प्रोटेक्शन राइट किसे दिए रहते हैं? इंडियन किंग्स को. और दे कीप, ब्रिटिशर्स दे कीप द निजामत और रेवेन्यू राइट टू कलेक्ट द टैक्सेस. नेक्स्ट एंड लास्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस एक्ट रिस्ट्रिक्ट to East India Company employees to did the private business and not accepting any offering from local peoples. बड़ा मार. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में पहले स्टार्टिंग में आने के बाद में क्या था? कंपनी में 21 घंटा काम करो, तुम्हें कंपनी जितना पगार देती है आपको. जो कंपनी का काम बच को भारत है, तुम्हें अलग काम कर ले सकती, तुम्हारी एक्स्ट्रा अर्निंग कर ले सकते तुम्हें. ऐसा परमिशन दिया गया रहता है. साइड में जाओ, परमिशन दिया गया रहता. तो उन्होंने क्या करते हैं? ओके, मैं मानता हूँ उसे. उन्होंने क्या करते हैं? पगार लेते हैं और सेपरेट बिजनेस करते भी जाते हैं, फायदा होता रहता है. आगे आते 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 चंद एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं? कंपनी का काम कम करने का और अपना प्राइवेट बिजनेस ज़्यादा करने का. पगार भी पगार मिल रही, साथ में ऐसा करप्ट हुए रहते हैं. तो दिस रेगुलेटिंग एक्ट रिस्ट्रिक्ट दैट एम्प्लॉयज़. वैसे लोगों को, एम्प्लॉयज़ को क्या करता है? कंपनी का ही काम करना, बाहर का तुम्हें प्राइवेट बिजनेस करने की जरूरत नहीं है. और साथ ही साथ जो भी तुम्हें रिश्वत लोकल पीपल से ले रहे हैं वो सब बंद करो बोलता है रेगुलेटिंग एक्ट. ओके, नेक्स्ट, क्रिएट ए बोर्ड ऑफ डायरेक्ट. क्रिएट ए बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टू हेल्प द गवर्नर जनरल.
गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए 15 लोगों का एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाते, जैसा कि मोदी के लिए कैबिनेट बन रहा है हेल्प करने के लिए, ऐसा गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाते। ये रेगुलेटिंग एक्ट की खासियत है। तो वीडियो लॉन्ग होता जाएगा, यहीं पे इसे शॉर्ट करेंगे, यहीं से इसे ख़त्म करेंगे। तो याद रखो भाइयों, अभी तक अब मुझे एक्ट समझाने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जो मेन हिसाब था, जो मेन डिफ़िकल्टी थी यहीं पे थी, यहीं तक थी। पहले कैसा आए, क्या आए, किसका क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा जो वीडियो है वो बहुत बड़ा रहता है, ओके मैं मानता हूँ, लेकिन टॉपिक उतना ज़्यादा नहीं हुआ रहता। याद रख लो, एक ही टॉपिक को रिपीट क्यों करता हूँ, रिपीट ये नहीं कि मुझे याद नहीं आ रहा। तुमना को लिखने टाइम मिले, तुमना को लिखने टाइम मिले और साथ ही साथ आप नोट करें। प्लीज़ अंडरस्टैंड। लास्ट रिक्वेस्ट, please like, share, comment and subscribe the channel. Don't forget the click the bell icon for more updates. Okay, thanks friends, meet you in next video. Allah Hafiz.